Welcome to Last Mile Education. Let's start our today's journey with a very beautiful chapter of history, which is post-Mauryan Empire. मौर्य एम्पायर के बारे में तो आप सबने सुना होगा, एक ऐसा एम्पायर जिसने पूरे भारत को यूनाइट कर दिया था। और जब इतना बड़ा एम्पायर टूटता है तो छोटे छोटे किंगडम्स आते हैं। When this empire disintegrated, many new kingdoms came. So we will discuss about those era, especially from 200 BC to 300 AD, 500 साल 200 BC से 300 AD, जिसको हम हिस्ट्री में जानते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड के नाम से, पोस्ट मौर्यन पीरियड. सो लेट्स डिस्कस इट इन 3 पार्ट्स. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग इन डेक्कन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. डेक्कन हमारा वो भाग है जो सतपुरा की बाद की पहाड़ियाँ पड़ती हैं और नीचे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स पे जो उठी हुई पठारी भाग है उसको हम डेक्कन कहते हैं. वहाँ पे क्या हो रहा था. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, एंड देन वी विल डिस्कस कि साउथ इंडिया स्पेशली द चोलास, चेराज और पांड्याज, उनके बारे में देखेंगे. तो 500 साल के इतिहास, एक छोटे से क्षेत्र डेक्कन, वैसे तो भारत का वो बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. So what happened? After post-Mauryan, there were so many kingdoms that came out of the Maurya Empire itself. जब मौर्याज राज करते थे तो उन्होंने अपने ही लोगों को बहुत सारी जगह पे भेज रखा था, लेकिन जब वो डिसइंटीग्रेट हुआ तो वही जो लोग थे उन्होंने अपना एक नया एम्पायर स्टार्ट किया. इसमें से वन ऑफ द बिगेस्ट नेम दैट केम इज सातवाहन डायनेस्टी. सातवाहन डायनेस्टी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे. तो डेक्कन में उस समय हो क्या रहा था और हमें पता कैसे चलता है. वैसे नर्मदा के उस पार जो डेक्कन का एरिया है उसको प्राचीन भारत में बोलते थे दक्षिणापथ. क्या बोलते थे? दक्षिणापथ. ठीक है. अब वहां पे लोग ना अपनी पूरी की पूरी रहने के तरीके को कन्वर्ट कर रहे थे. पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट. वो पहले किसान हुआ करते थे, लेकिन इस समय ये जो 200 BC से 300 AD तक का टाइम पीरियड है, जब हम लोग वहाँ से एक्सकेवेशन करते हैं, इतिहास का जो मुख्य सोर्स है एक्सकेवेशन करना, तो हम देखते हैं कि लोग वहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स लाइफ जीना स्टार्ट करते हैं. स्पेशली इस कल्चर को मेगालिथिक कल्चर भी कहते हैं. मेगालिथिक्स क्या होते हैं? जैसे कि अगर किसी डेड बॉडी को जब बरी कर दिया जाता है तो उस बरियल के पास बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते हैं ताकि डिनोट किया जा सके कि यहाँ पे कोई इंसान बरी है. और सिर्फ इंसान को बरी नहीं किया जा सकता था, दफनाया नहीं जाता था, उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ों को, वहाँ का जो मटेरियल यूज़ होता था, आयरन यूज़ हो रहा है, किस प्रकार का अन्न वो लोग खा रहे हैं, वो सब चीज़ों को अंदर रखा जाता था, जो एक्सकेवेशंस के थ्रू, खुदाई के दौरान हमें पता चलता है कि उनका लाइफ स्टाइल कैसा होता था. और इन मेगालिथ्स के थ्रू हमें ये भी पता चलता है कि लाइफ आफ्टर डेथ कैसा हुआ करता था वहाँ पे, क्योंकि वो विश्वास करते थे ना कि मौत के बाद भी जीवन है. ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कल्चर का डिनोशन होता है. तभी तो वो अपने लोगों के साथ, अपने शवों के साथ बहुत सारी चीज़ों को भी दफनाते थे. घोड़ों की हड्डियाँ मिली हैं हमें, इससे पता चलता है कि घोड़ों का प्रचलन बहुत हो गया था. और डेक्कन जो कि एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है, वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घोड़ों की आवश्यकता पड़ती थी और वो लोग घोड़ों के रास्ते पूरा डेक्कन समूह मूव किया करते थे. मौर्य तो डेक्कन पहुँचा ही था. मौर्य का स्पेशली अशोका का जो टाइम पीरियड था, वहाँ का हम लोग को एडिक्ट देखने को मिलता है रायचूर दोआब में, स्पेशली मास्की में. अब जब मौर्य एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया तभी कहानी शुरू होती है हमारे इस स्पेशल टाइम पीरियड की. और उसमें जो सबसे बड़ा किंगडम उभर के आता है उसको हम कहते हैं सातवाहन. सातवाहनाज, जिनको हम हिस्ट्री में आंध्राज भी कहते हैं, क्योंकि जो उनका मेन स्पेसिफिक पॉइंट था जहां वो रूल करते थे वो था हमारा आंध्राज. और इसके सबसे बड़े किंग थे सतकर्णी, जो लगभग बिफोर कॉमन एरा, 1st सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में रूल करते थे. और इन्होंने उड़ीसा के राजा को भी हराया था. अब जब ये आराम से रूल कर रहे थे आंध्र के आसपास के क्षेत्रों को, उसी समय पे शाकाज हमारे देश में आए थे. ठीक है. शाकाज आए कहाँ से थे? तो अभी जो इसको हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहते हैं, कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ये वहाँ के लोग थे जो भारत की आपस में इन लोगों की खुद की लड़ाई थी जिसमें एक ट्राइब्स को ढकेल दिया गया था. तो ये बहुत सारे ग्रुप में आए थे. उस समय पे शाकाज आए थे और वो भारत के वेस्टर्न पार्ट से होते हुए आए थे. और इनकी और सातवाहनाज की लड़ाई पूरे इतिहास में प्रचलित है. कई 100 सालों तक इनकी लड़ाइयाँ होती हैं. और स्पेशली नाम आता है यहाँ पे गौतमी पुत्र सतकर्णी का, जिन्होंने, पहले तो क्या हुआ कि जब शाकाज आए ये लोग नासिक तक रूल किया करते थे. नासिक तक रूल करते थे, बट शाकाज ने क्या किया कि सातवाहना को नासिक से एक धकेल फेंका.
फिर गौतमीपुत्र सतकर्णी आया। जैसे परिवार की राइवलरी होती है वैसे इन लोगों की राइवलरी हुआ करती थी। तो ये धकेल फेंका, फिर ये लोग अपने को स्ट्रांग बना रहे थे, और जब ये लोग खुद को अपने को बहुत स्ट्रांग बना लिए तो फिर से गए और ये नासिक को फिर से अपने होल्ड में ले लिए। ऐसे ही चलता रहा, बहुत सारा जनरेशन बीता। फिर एक गौतमीपुत्र सतकर्णी का बेटा था वशिष्ठ पुत्र। अब क्या हुआ कि इन लोगों की लड़ाई दोस्ती में बदल गई। वशिष्ठ पुत्र की शादी हो गई साका एम्पायर में, मतलब कि सातवाहना के एक राजकुमार की शादी हो जाती है साका डायनेस्टी की एक राजकुमारी के साथ। और इसके साथ ही ये जो बहुत दिनों से राइवलरी चली आ रही थी इस पूरे के पूरे क्षेत्र में, वो शांत हो जाता है। और फिर साका धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगते हैं, और जो हमारे सातवाहनाज हैं वो पूरा सौराष्ट्र क्षेत्र भी ले लेते हैं, जो कि हमारा स्पेशली काठियावाड़ जो गुजरात का 2 पेनिनसुला, एक अक्ष पेनिनसुला और एक काठियावाड़, तो काठियावाड़ क्षेत्र पे भी इनका कंट्रोल हो जाता है, और नीचे इनका पूरा कृष्णा, गोदावरी, रायचूर, दोआब सब पे कंट्रोल होता है। तो एक तरह से देखिए तो सातवाहना किंगडम पोस्ट मॉडर्न पीरियड का एक बहुत बड़ा किंगडम उभर के आया। अब इस इतना बड़ा किंगडम था, इसको चलाने के लिए हम लोगों ने जब हिस्ट्री में देखा तो पता चला कि अरे इन लोगों ने बड़े बड़े रोड्स बना रखे थे। उस रोड्स पे ऑफकोर्स घोड़े ही चला करते थे, गाड़ियां नहीं थी उस समय पे। वो लोग इन रोड्स के सहारे एक जगह से दूसरे जगह जाते थे और ट्रेड किया करते थे। और तो और इसी पीरियड में कई तरह के नए टाउन डेवलप होके आ रहे थे, जैसे नासिक आज का भी वो बहुत महत्वपूर्ण शहर है महाराष्ट्र का। उस समय पे इसका नींव डाला गया था, स्पेशली बॉम्बे के पास भी शहर थे जिनका नींव पड़ रहा था। और वहीं पे गुजरात के पास अभी बहरोच करके एक जगह है जो उस समय पे बरोच के नाम से जाना जाता था, और वहां से ओशियन के थ्रू ट्रेड होता था हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। अभी हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड पे कितनी सारी बातें करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो दे वर डूइंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, सो मेनी ट्रेड्स फ्रॉम वेयर। तो सबसे पहले अगर हम भारत के उस हिस्से से, गुजरात से निकलेंगे तो हमें सबसे पहले जो क्षेत्र मिलता है वो कौन सा मिलता है? ईरान मिलता है। तो ईरान से भी हमारा ट्रेड हुआ करता था। उसके जस्ट बगल से हमारा इराक था, जो समुद्र से होते हुए हम लोग जाते हैं, इराक पड़ता है, इराक से भी ट्रेड होता था। पूरा का पूरा अरेबियन पेनिनसुला से हमारा ट्रेड होता था, और इजिप्ट से भी ट्रेड हुआ करता था। ये तो हो गया भरोच से कहाँ से ट्रेड होता था। उसके साथ जो गोदावरी का डेल्टा है वो गंगा के डेल्टा से एक समुद्री रास्ते से कनेक्टेड था, और गोदावरी डेल्टा से ट्रेड हुआ करता था हमारा पूरब के हिस्सों में। पूरब के हिस्से में हम लोग बर्मा कहते थे म्यांमार को, जहां से हमारे संबंध बहुत अच्छे थे, जिसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता भी है। और पूरा का पूरा मलय, जो आज का इंडोनेशिया है, सुमात्रा है, ब्रुनेई है, यहाँ की जो सदर्न फिलीपींस है, ये सब एरिया कहलाता था मलय। वहां से भी हमारा सातवाहन पीरियड में ट्रेड हुआ करता था। अब यहाँ पे रूल कैसे चलता था? तो पूरे सातवाहन किंगडम को प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था। जिस प्रकार से हमारे पूरे के पूरे इंडिया को स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, वैसे ही वो प्रोविंसेस में डिवाइड थे। और प्रोविंसेस में छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, और उस गांव में एक हेडमैन हुआ करता था जो कि हर किसानों से टैक्सेशन लिया करता था। अब जब इतना ट्रेड हो रहा है, रोड्स इतने अच्छे हैं, विदेशों से ट्रेड हो रहा है, आपको सोना मिल रहा है, तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे उनकी जो कम्युनिटी थी वो डोनेट किया करती थी। और वहाँ पे प्रोमिनेंट रिलीजन कौन सा था हम लोग गेस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये पीरियड था मौर्यन एम्पायर के बाद का पीरियड, और सातवाहना का भी रूट कहीं ना कहीं मौर्यन एम्पायर से जाता है। और मौर्य एम्पायर ने सबसे ज़्यादा किस धर्म पे काम किया था? बुद्धिज्म पे। तो सातवाहनाज भी बुद्धिज्म को ही बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे, और इसका सबसे सुंदर स्वरूप हम लोग को उनके आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। बहुत सारे मंदिर हम लोगों को नहीं दिखते हैं सातवाहन पीरियड में, लेकिन ऐसी बहुत सारी कृतियां, स्पेशली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली सांची के स्तूपास। सांची के स्तूपास इतने सुंदर है, उसका जो रेलिंग है, उसका जो डोर है, ये सब का सब सातवाहन पीरियड में बनाया गया था। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में हम लोगों को एक अमरावती स्तूपास देखने को मिलते हैं। तो ये बुद्धिस्ट लोग जो भी थे, डोनेट करने के बाद स्तूपास बनाते क्यों थे? स्तूपा का रिलीजियस सिग्निफिकेंस ये है कि स्तूपा एक गोल शेप में आकार का होता है, जिसके अंदर वो बुद्धा से रिलेटेड या कोई भी बुद्धिस्ट मॉन्क से रिलेटेड रेलिक्स, मतलब कि उनकी जो अस्थियां हैं, उनसे जो संबंधित सामान है, उसको वो रखा करते थे। और जहां भी स्तूप होता था उसके पास में ही होता था चैत्य को कहते थे प्रेयर हॉल, और उसको भी डेकोरेट करने के लिए ये सारे के सारे जो ट्रेडर्स थे वो बहुत ज़्यादा पैसा डोनेट किया करते थे।
हम लोग को सांची में भी ऐसे चैत्य देखने को मिलते हैं। और जहाँ ये दो चीज़ें होती थी वहाँ पे होते थे विहाराज, जहाँ पे स्टूडेंट्स रहा करते थे, मोनास्ट्रीज हुआ करती थी। मोनास्ट्री मतलब कि जहाँ मॉन्क्स रहते हैं। अब मोनास्ट्री दो तरीके से होती थी, या तो उसको एकदम शहर के पास बनाया जाता था, क्योंकि बुद्धिस्ट मॉन्क का काम क्या था कि वो आल्म्स, भीख मांगते थे, भिक्षा मांग के ही अपना वो रोजी रोटी जो भी खाना पीना करते थे। तो जैसे सारनाथ है, वाराणसी के पास टाउन था, इसी प्रकार से तक्षशिला बनाया गया था जो कि पेशावर के पास था। तो इस प्रकार से हम लोग वहाँ पे मोनेस्ट्रीज बनाए जाते थे। लेकिन सातवाहना पीरियड की कुछ मोनेस्ट्रीज तो हम लोगों को ऐसे देखने को मिलती हैं पुणे के पास, स्पेशली कार्ले, जो पूरे के पूरे पहाड़ को काट के सुंदर आर्किटेक्चर में बनाया गया है, जिसमें बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहा करते थे। वैसे हम लोग को कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस जैनिज्म का भी देखने को मिलता है। कुछ स्टेटर्स थे जो जैनिज्म को भी फॉलो करते थे, लेकिन मुख्य रूप से इस पीरियड में बुद्धिज्म को ही सपोर्ट मिला, जो हमें उनके आर्किटेक्चर से पता चलता है। जब ये चीज़ें हो रही थी, जब मॉन्क्स थे, तो मॉन्क्स सिर्फ अपने आसपास के एरिया में ही नहीं बल्कि वो विश्व के अलग अलग जगहों पे भी जाते थे। डिबेट डिस्कशन होता था, वो बुद्धिज़्म को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, और बुद्धिज़्म के साथ साथ वो तरह तरह के कल्चरल चीज़ों को भी विश्व में फैला रहे थे। इसी समय पे टाइम पीरियड में जो सातवाहन पीरियड था, कहा जाता है कि गीता का मात्र यही है हिंदुइज्म के हिस्से में कि गीता भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रोल प्ले करने लगी थी। तो हमने क्या पढ़ा, पोस्ट मौर्यन में हो क्या रहा था। मौर्य पीरियड, जैसा कि हम सबको पता है कि एक बड़ा सा एम्पायर था, पूरा का पूरा इंडिया पे रूल किया हुआ था। लेकिन जैसे ही वो डिसइंटीग्रेट हुआ, देन व्हाट हैपेंड, देन सातवाहना came in Andhra region, Deccan region, and they were fighting a lot with the kingdom Shaka. Shakas came from the Central Asia. After so many fights, there was a very interesting treaty when Vasishthaputra married to the queen, princess of the Shaka. After that, the war diminished. And what happened then? There was flourishing society because of the trade. The trade was happening with Iran, with Iraq, Arabia, Egypt, and also Malay and Burma. So from so many trade things, the money was flowing towards India. इसीलिए कहते हैं ना हमारा देश सोने की चिड़िया थी. And what they were doing with that money? Of course, they were creating roads, they were creating canals, but with that also they were supporting our architecture that we can see in Sanchi Stupa, which is UNESCO World Heritage Site. Especially हम लोग कार्ले के caves देख ले, अमरावती के स्तूपास देख ले, मोनेस्ट्रीज देख ले, तो ये सब हमारी धरोहर बन जाती हैं सातवाहनास पीरियड की. Thank you so much.